क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कौन सा नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो व्हाटएवर द फिनोमिना बायोटिक एबायोटिक फैक्टर लिविंग वर्ल्ड व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग टुडे, वो जो है ना ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो डेफिनेशन क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बेसिक यूनिट है। मतलब कंसिडर कर लो कि अगर हम लोग स्टडी करें इकोसिस्टम में दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी सनलाइट, ओके, इट कैन बी रिवर, एनीथिंग, सॉल्ट। सो ये सब के सब क्या है, बेसिकली ये सब एग्जांपल है एबायोटिक फैक्टर के। और अगर हम लोग बात करें बायोटिक फैक्टर में हम लोग आते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का सबसे छोटा यूनिट होता है और इसके लिए उसको बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सो वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोला है, organisms of same kind of inhabiting and geographical area constitute population। So ऐसे लोग जिनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर सेम है, जब एक जगह पे आते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। नाउ कम्युनिटी, सो कम्युनिटी जो है ना वो वेरी कर सकती है, कम्युनिटी जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ डॉग एंड द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, दे आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो उनके कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बायोम्स का मतलब बोला है, इट कंस्टिट्यूट अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट delimited by the specific climatic zone having the major vegetative zone and the you can say associated the flora। मतलब क्या, ये एक ऐसा ग्रुप है, बायोम्स का मतलब एक ऐसा ग्रुप है जहाँ अलग अलग तरीके के लोग या फिर अलग अलग स्पीशीज के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो whenever we are talking about the biome, it is a place, ये एक जगह है जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज के लोग एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस किस तरीके के बायोम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका जो है ना आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही इस पेज में दिया है, दैट इज 13.1। 13.1 ये ग्राफ से जो है आप पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री समझ सकते हो कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से बायोम एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे दिया है, that is you can say mean annual precipitation, मतलब कितना बारिश कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। y एक्सिस पे दिया है mean annual temperature, साल भर का टेम्परेचर और साल भर की बारिश, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कौन कौन से जोन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, कॉनिफेरस यू कैन से फॉरेस्ट एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग डिजर्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो डिजर्ट जो है ना लेस देन 50, मतलब इसका हाइट जो है ज्यादा है, मतलब y एक्सिस पे ये ज्यादा है, y एक्सिस पे ज्यादा मतलब इसका जो मीन टेम्परेचर है पूरे साल भर का ज्यादा है। यहाँ पर इसका बोला है मैक्सिमम मीन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस डिजर्ट का। लेकिन अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात करें, साल भर की बारिश की बात करें, तो यहाँ पर x एक्सिस पे ये लेस देन 50 है, ठीक है। तो ग्राफ के बेस क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये ग्राफ में क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिजर्ट रीजन। सो आपको क्या बोलना है, द आंसर इज लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर, ओके। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर हो रही है, तो आपको ये लिखना है दैट इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आप देख सकते हो y एक्सिस पे ये कितना आगे तक गया है, सॉरी x एक्सिस पे कितना आगे तक गया है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अभी कंसीडर कर लो कि आपको पूछा गया कि सबसे कम
मीन टेम्परेचर किसका है, तो आपको लिखना है दैट इज आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। यहाँ पर मीन टेम्परेचर जो है ना कम से कम -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सो ये ग्राफ आपको ऐसा एज इट इज दे देगा और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपको ये पूछेगा, कंसिडर कर लो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये टेम्परेचर डेजर्ट के अलावा और किसका है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड जो है ना सबसे ज्यादा वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पे है। और अगर हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दोनों चीजें हो रही है, टेम्परेचर भी हाइट पे, मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा है, प्लस एवरेज प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश भी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। आर्टिक की बात करें तो आर्टिक पे बारिश कम हो रही है, लेस देन 150 सेंटीमीटर, बट अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की सो इट इज टू मच लेस। ये जो है ना 0 से -10 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग तरीके के बायोम्स है। जब भी वे बायोम्स की स्टडी करते हैं सो दैट आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि अगर हम लोग खुद की बात करें सो वी आर लिविंग इन अ यू कैन से कोस्टल इकोसिस्टम। यहाँ का जो मेन टेम्परेचर है पूरे ऑल ओवर बोल सकते हो कि ईयर का 22 डिग्री सेल्सियस होता है एंड रेनफॉल जो है मोर देन 250 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर ये जो भी अलग अलग सर्कल्स या फिर अलग अलग शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो शेप्स को आपको इन डिटेल में देखना है और समझना है कि ये एक्चुअल में आपको बता क्या रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली कौन सा बायोम कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर फैक्टर हो सकता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया में ही बहुत सारे जो है बायोम्स एग्जिस्ट करते हैं। आप कश्मीर में चले जाओगे या फिर लद्दाख रीजन के आसपास चले जाओगे, दैट इज नोन एज ड्राई डिजर्ट। ओके, मतलब एकदम सूखा डिजर्ट है और वहाँ का टेम्परेचर जो है ना बहुत कम होता है, कोल्ड डिजर्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि लद्दाख के आसपास का टेम्परेचर जो है ना हमेशा -10 के ऊपर ही होता है। ठीक है, नाउ अगर आप थोड़ा सा उसके इस साइड में चले जाओगे कश्मीर में, सो कश्मीर में क्या होता है, ये स्नोफॉल होता है, दैट इज अ वैष्णो देवी के आसपास का एरिया, वहां पर क्या होता है स्नोफॉल होता है, तो वो एक अलग बायोम्स हो गया। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश जो है ना वो फॉरेस्ट रीजन में आता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहां पर जो है ना रेनफॉल भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी हमेशा लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाओगे सो ग्राउंड लेवल चालू हो जाता है, दैट इज यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। सो दीज आर द स्ट्रेट एरियाज। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर हाइट पे भी चला जाता है, एवरेज टेम्परेचर जो है ना वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समर सीजन की बात कर ले सो एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूपी एंड बिहार इट इज मोर देन यू कैन से 45 डिग्री सेल्सियस, एंड वही अगर विंटर सीजन की बात कर ले तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी चला जाता है। सो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, 40 to 50 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉम्बे, मैंगलोर, गोवा एंड द फ्यू पार्ट्स ऑफ द केरला, ओके, यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर उतना फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर हम लोग मुंबई की बात कर लें तो इसका लोअर टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस होता है एंड जो हायर टेम्परेचर है वो मैक्स टू मैक्स 35-36 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सिर्फ 16 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन हो रहा है। बट अगर आप अपने गांव की बात कर रहे हो, अगर आप यूपी बिहार में रह रहे हो, वहां पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन, अगर समर में चले जाओगे तो वही 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। 45 डिग्री सेल्सियस का क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। समझ में आया? सो दिस इज द आइडिया, हर एक बायोम अपने में एक दूसरे से टोटली अलग होता है। सो अभी आपको एक क्वेश्चन आता है पेज नंबर 294 में से, यहाँ पर बायो में कौन कौन से तरीके के एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो कोई प्रेडेटर का रोल प्ले करता है, प्रेडेटर का मतलब होता है शिकार करने वाला। फिर बाद में कोई फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉप का रोल प्ले करता है। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद से बनाता है। कोई हीटरोट्रॉप का रोल प्ले करता है, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। यस, हैबिटाट एंड निक। ठीक है, ये दो टर्म है, हम लोग को देखना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटाट? हैबिटाट एक एरिया को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म लोग रहते हैं, उस जगह को हम लोग हैबिटाट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर कर लो कि एक राजस्थान की बात कर लें, डिजर्ट एक हैबिटाट हो गया। ठीक है, मतलब ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स रह रहे हैं।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय निक? NICHE, दैट इज निक। निक का मतलब होता है कि उस हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग डिपार्टमेंट मिला है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें लायन को कौन सा डिपार्टमेंट मिला? प्रेडेशन का। वो क्या करता है? डियर के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। डियर को क्या काम मिला है? वो क्या कर रहा है? ऑटोट्रॉप, मतलब प्लांट्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। प्लांट्स को क्या काम मिला है? फोटोसिंथेसिस करना, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इट एज अ निक। निक का मतलब होता है दैट इज अ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा मतलब लेवल जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा काम जो वो इकोसिस्टम में रह के कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं निक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ टर्म्स है, फर्स्ट टाइम किसने पॉइंट किए थे उसको जस्ट अंडरलाइन कर लेना। सो दैट इज अ फर्स्ट, दैट इज अ ग्रीनेंस इन 1917। उन्होंने जो है ना निक का कॉन्सेप्ट बताया था, निक के कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को राइट हैंड साइड पे देखना है दोनों के ऊपर डिफरेंस। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों के ऊपर डिफरेंस। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है जस्ट अ एरिया, एक ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। वही निक की बात करें तो इट इज अ कॉन्सेप्ट हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भी थोड़ी देर पहले मैंने लायन का एग्जांपल दिया था। लायन के एग्जांपल में क्या बोला था कि वो एक प्रेडेटर का रोल प्ले कर रहा है। डियर का एग्जांपल दिया था, डियर के बारे में क्या बोल रहा था कि वो प्लांट्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। सो निक मींस व्हाट? निक मींस द यू कैन से द वर्क परफॉर्म बाय एनी ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं निक। हैबिटेट में क्या होता है? हैबिटेट में अलग अलग निक होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क में आपको मंकीज भी मिलेंगे, ठीक है। फिर बाद में कंसीडर कर लो कि कुछ चीतास भी मिलेंगे, तो वहां पर वट एवर इट इज, चीता होगा या फिर और भी कुछ हो सकता है, लिपर्ड हो सकता है, ठीक है। वहां पर वो जो नेशनल पार्क हुआ वो क्या हो गया? हैबिटेट। और जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे निक, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहा है। कोई ऑटोट्रॉप के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, कोई हर्बीवोर के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? निक कहेंगे, ठीक है। दैट इज यू कैन से सेकंड। सो निक डू नॉट कंटेन सच अ कंपोनेंट। हैबिटेट में बहुत सारे कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट, सेकंड लास्ट, इधर ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा थोड़ा। फिर बाद में थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? हैबिटेट हैज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर बायोटिक फैक्टर। अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? फॉर एग्जांपल कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में उसके फीचर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है, वो सब बताते हैं कि वो हैबिटेट कैसा दिखने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आर्कटिक सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे आर्कटिक सर्कल आप सुनते हो तो आपके माइंड में आता है पोलर बियर, बहुत सारी बर्फ, तो वो जो है वहाँ के फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हैबिटेट में भी वही फैक्टर्स होता है। एक हैबिटेट में फैक्टर्स होता है उसका टेम्परेचर, उसका वाटर लेवल और उसकी बहुत सारी एबायोटिक चीजें। लेकिन निक की बात करें तो क्या होता है? निक जो है दैट इज शो इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म अपॉन द हैबिटेट। सो ये जो निक बोल रहा है, निक इज अ पोजीशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ना जो हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, फॉरेस्ट बियर ब्लैक कलर का रहता है, पोलर बियर व्हाइट कलर का रहता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। हर एक ऑर्गेनिज्म ने खुद को क्या किया है? हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट किया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अ डिफरेंस। नाउ हैबिटेट इज अ, यस, आगे क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट, हैबिटेट सपोर्ट न्यूमरस स्पीशीज एट द टाइम। एक हैबिटेट में जरूरी नहीं कि एक ही स्पीशीज रहेगी, अलग अलग प्लांट्स की 10-12 स्पीशीज रहेगी, अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज रहेगी। सो हैबिटेट जो है बहुत सारे स्पीशीज को एक साथ सपोर्ट करता है। निक सपोर्ट अ सिंगल स्पीशीज एट अ टाइम। अब ये निक एक स्पीशीज को एक टाइम पे कैसे सपोर्ट करता है? फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो कि कोई एक पोजीशन दिया गया किसी भी एनिमल को, लिपर्ड को, कि आपको क्या करना है? बहुत सारे डियर का हंटिंग करना है, ओके। तो वो काम सिर्फ लिपर्ड करेगा। अगर कंसीडर कर लो कि उसकी जगह पे लायन आ गया तो दोनों में क्या होगा? दोनों में कंपटीशन होगा, एक जन एलिमिनेट होगा,
एक जन एलिमिनेट होगा तो क्या होगा, वापस से वो इंडिविजुअली रह जाएगा, मतलब वापस से घुमा फिरा के बाद लिपर्ड भी आ जाएगी। तो निक का मतलब एक ही स्पीशीज को एक ही जगह पे एक काम करना, दैट इज कंसिडर एज अ निक। हैबिटेट एक फिजिकल प्लेस है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, एक जगह का नाम है, दैट इज हैबिटेट। अलग अलग जगह हो सकती है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट निक का मतलब होता है कि रोल, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन वल्चरिंग कर रहा है या फिर कौन जो है डेड बॉडीज को खा रहा है, कौन डेड बॉडीज को डिग्रेड कर रहा है, कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कौन प्लांट्स को खा रहा है, ये जो है अलग अलग रोल हर एक को दिया गया। ठीक है, हैबिटेट इज नॉट अ स्पीशीज स्पेसिफिक, जरूरी नहीं कि एक हैबिटेट पे जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है वो वहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मंकी, जरूरी नहीं कि कोई बोल सकते हो कि फॉरेस्ट में मिलेगा, कहीं और भी मिल सकता है। सो हैबिटेट को उससे उसके स्पीशीज से जान पाना ऐसा 100% कंपल्सरी नहीं है, वही सेम स्पीशीज दूसरे हैबिटेट में भी रहना सीख जाती है। जैसे कि अगर हम खुद की बात करें, वी कैन सर्वाइव इन अ डिजर्ट, द टेम्परेचर इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस। वी कैन सर्वाइव इन अ कोल्ड रीजन सच एज नॉर्वे, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, फिर भी हम सर्वाइव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि एक स्पीशीज जो एक हैबिटेट में रह रही है वो दूसरे हैबिटेट में नहीं रह सकती, इट कैन सर्वाइव। ओके, निक का मतलब क्या होता है, यस, निक इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब एक जगह पर जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन उसका ही होगा। कोई एरिया है, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं डिजर्ट की, तो प्लांट की बात सुन के हमारे माइंड में क्या आता है, यस, कैक्टस। क्यों? क्योंकि उसको ही वो रोल मिला वहां पर क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि निक जो है रोल, एक हैबिटेट में एक जन को रोल दिया गया, दैट इज निक। और हैबिटेट का मतलब होता है फिजिकल प्लेस। तो अगर आप आजू बाजू से ही कंपेयर कर लोगे, अगर कंसिडर कर लो कि मैं विजय टोरेल को क्या कंसिडर करता हूँ, हैबिटेट, सो इट इज अ प्लेस। निक मीन्स व्हाट, निक मीन्स द लेवल प्रोवाइडेड बाय द, यू कैन से, स्टाफ मेंबर्स। आपका रोल यहाँ पर क्या है, आपका रोल है यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करना, हमारा रोल क्या है, आपको लेक्चर्स देना। अदर एडमिन्स का रोल क्या है, एडमिशन और फीस कलेक्ट करना। ठीक है, और भी डिपार्टमेंट्स हो गए, सबके अलग अलग रोल हो गए, तो उनको हम लोग निक बोलेंगे। ओके, different people occupying the different level, that is called nick, but सबके सब एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, that is called visual tutorial, that is known as habitat, it is a place। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो दो तरीके के हैबिटेट होते हैं, यहाँ पर एक हैबिटेट बोला गया माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, स्मॉल हैबिटेट। ये कभी कभार आर्टिफिशियल भी हो सकता है, हम लोग हैबिटेट को जो है ना अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बाकी मैक्रो हैबिटेट जो हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई सेंचुरीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। फाइन, अभी आगे देखते हैं हम लोग। एक बार ये फर्स्ट पेज रीड कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, और खासकर वो ग्राफ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान देना। वो ग्राफ एक बार पढ़ लो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है डेफिनेशन, इकोलॉजी का डेफिनेशन। सो इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये सीक्वेंस को आप लोग याद रखना। सबसे छोटी हायरार्की में यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म। जब सेम ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं तो मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। जब अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर आप देखोगे हर एक स्पीशीज जो है ना एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, सबका ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, ये जो माइस है मैक्सिमम टाइम जो है ना ये ऐसे रीजन में मिलता है ना जहाँ पर बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है ना ये डिजर्ट वाला माइस है। ओके, फिर बाद में आप पोलर बेयर को देख सकते हो, दैट इज अ बर्ड, हमिंग बर्ड, वहां पर आपको दिख रहा है कैक्टस। सो हर एक इमेज जो है ना अपने बायोम्स को या फिर अपने ज्योग्राफिकल एरिया को डिफाइन कर रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये अलग अलग बायोम्स क्रिएट कैसे हुए, अर्थ तो एक ही है, तो एक ही अर्थ पे अलग अलग बायोम्स क्रिएट होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, तो ये रीजन है, दैट इज अ रोटेशन। ओके, एंड द शेप, जो अर्थ जो है बेसिकली इक्वेटर में ना थोड़ी सी क्या हो गई है, आगे की तरफ आ गई।
ठीक है। और पोलर रीजन में जो है ना वो थोड़ी सी चपटी है, मतलब कुछ ऐसा, आपकी अर्थ कुछ ऐसा दिखाई देती है। सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे वो थोड़ा सा एनहांस कम है, मतलब उसका डायमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ कम है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है डायमीटर उसका ज्यादा है। तो ये रीजन होता है। तो इसके लिए जो इक्वेटर रीजन होते हैं ना, वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है। ओके, अभी क्या बोला है, रोटेशन हो गया। टिल्ट का मतलब क्या होता है, टिल्ट ऑफ एक्सिस, फिजिक्स पढ़ते हो, व्हाट डू यू मीन बाय टिल्ट, बेंडिंग, स्लैंटिंग, दैट इज कॉल्ड टिल्ट। सो अर्थ जो है ना ऐसे रोटेट नहीं होती सन के अराउंड, ऐसे रोटेट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिल्टिंग। नाउ आगे क्या है, यस, जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कंसिडर कर लो कि क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो आपको सिर्फ डिजर्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है डिजर्ट के अलावा भी एक ग्रासलैंड है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इनका टेम्परेचर आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। आर्टिक एंड जो अल्पाइन टुंड्रा है उसका टेम्परेचर आपको लोवेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके, एवरेज जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है ग्रासलैंड में एग्जिस्ट कर रहा है एंड टेम्परेट फॉरेस्ट के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द एवरेज टेम्परेचर अराउंड 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। यस, सो नाउ यहाँ पर क्या बोला है, देखो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है। फॉर एग्जांपल राजस्थान डिजर्ट हो गया, मेघालय फॉरेस्ट हो गया, सबका बायोम्स अलग अलग है। डीप ओशन ट्रेंच, वी हैव 2 ओशंस, ठीक है। तो हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग दिखाई दे रही है यहाँ पर। और है यस, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है जिसके बारे में हम लोग रीड करने वाले हैं, एबायोटिक फैक्टर। उससे पहले, एबायोटिक फैक्टर से पहले आपको जो है ना यहाँ पर दिया है, दैट इज ऑन पेज नंबर 295, टाइप्स ऑफ निक, टाइप्स ऑफ निक। So 3 types of nick are there. The first one is a spatial and habitat nick. तो spatial and habitat nick का मतलब क्या होता है? It deal with the, you can say, physical space occupied by the organism. मतलब ऐसा एरिया जो ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई किया है, कोई भी जगह हो सकती है, it can be forest, it can be area around the river, anything. So that is called nick, that is spatial nick. Tropical nick मतलब it is based on the, you can say, tropic level occupied by the organism in a food chain. जैसे मैंने बोला कोई कार्निवोर का रोल प्ले कर रहा है, कोई हर्बीवोर का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल निक। एंड द लास्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल एंड हाइपर वॉल्यूम निक। मल्टी डायमेंशनल एंड हाइपर वॉल्यूम निक में हम लोग हर एक चीज की बात करते हैं। हर एक चीज की मतलब हम लोग बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की, कौन से एरिया में रह रहा है वो, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, each and everything we discuss in a, you can say, hyper volume. Hyper volume means the area is too much big. तो उसमें भी अलग अलग जो है ना कंपोनेंट रहते हैं, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर है, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड हाइपर वॉल्यूम निक। अभी हम लोग किसी भी निक को, उसके बाद आता है फंडामेंटल एंड रियलाइज निक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मार्क कर लो, फंडामेंटल एंड रियलाइज निक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल निक? कंसिडर कर लो कि एक एरिया में सिर्फ और सिर्फ लिपर्ड रह रहा है, लायन नहीं है, टाइगर नहीं है, और कोई नहीं है, तो वहां पर कंपटीशन नहीं है। अब उस कंपटीशन लेस एरिया में जहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या करेगा लिपर्ड जो है ना, अपना पॉपुलेशन फटाफट बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से बॉम्बे in a 1985 there was no as such competition, you can say competition between the engineers. बहुत इक्के दुक्के इंजीनियर हुए करते थे। सुधा मूर्ति उस टाइम पे पूरे इंडिया की इकलौती लेडीज इंजीनियर थी। ओके, सो देयर वाज नो as such competition in that era. आज के टाइम पे गली गली में घूमोगे 2-4 इंजीनियर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कंसिडर कर लो
फंडामेंटल लीक का मतलब क्या होता है? ऐसा एक इमेजिनेशन जहां पर आपके साथ कोई कंपटीशन कर ही नहीं रहा है, और उस एरिया में जहां पर आपका कोई कंपटीशन हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बिहेव करोगे? आपका पॉपुलेशन फटाफट बढ़ेगा, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल लीक। रियलाइज लीक का मतलब क्या होता है? रियलाइज लीक का मतलब होता है रियलिटी में ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसी क्लासरूम में कम से कम 20-30 बच्चे हैं, और एक का एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कंपटीशन चालू है कि भाई तेरा 1 मार्क्स ज्यादा कैसा है, मेरा 1 मार्क्स कम कैसे है, ठीक है, टीचर लोगों से भिड़ जाने का। दैट इज कॉल्ड रियलाइज लीक। रियलाइज लीक, इन रियलिटी द कंपटीशन इज देयर। ओके, सो यहाँ पर रियलाइज लीक में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं कि कंपटीशन की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट होता है। एक टाइम था कि एक एवरेज इंडियन के घर पे जो है ना, एक परिवार में एक कपल के 3 से 4 बच्चे तो हुआ करते थे। एक टाइम अब ऐसा आ रहा है कि अब जो है ना फर्टिलिटी इतनी कम हो गई है कि मैक्सिमम लोगों के एक या फिर बहुत रेयरली देखा गया है कि 2 बच्चे हो रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज वी आर इन अ रियलाइज लीक। यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो गया है। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फंडामेंटल। फंडामेंटल इज जस्ट अ इमेजिनेशन, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन हर जगह पर है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर फंडामेंटल के बारे में बताया गया, दैट इज अ इम्प्रोबेबल इन अ नेचर, इट डजंट एग्जिस्ट इन अ रियलिटी। बस एक बोलते हैं ना कांस्टेंट, हम लोग अज्यूम करते हैं k, तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं कि मैं आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटर को हटा दे रहा हूँ, तो आप कैसे बिहेव करोगे, और कंपटीशन के साथ कैसे बिहेव करोगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइज लीक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में द फर्स्ट वन इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर, पोलर रीजन पे टेम्परेचर कम हो जाता है, ओके, एंड इक्वेटर पे, फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे अगर देखें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया, द शेप ऑफ द यू कैन से अर्थ। ओके, बाद में क्या बोल रहे हैं? इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, दैट इज अ पोलर रीजन, से लेके हाई एल्टीट्यूड तक। ऐसी जगह पे जहां पर हाइट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हायर एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड, वहां पर भी टेम्परेचर जो है ना वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर जो है ना एवरेज जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। सो दिस इज अ ऑल ओवर आइडिया अबाउट यू कैन से टेम्परेचर। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसके बारे में कोई जानता है? एनीवन? क्या होता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब? हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब होता है कि समंदर के जो अंदर ज्वालामुखी रहते हैं ना, वोल्केनोस, उनको हम लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। वहां का जो टेम्परेचर है, वाटर के आसपास का जो टेम्परेचर है वहां पर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ने ये पढ़ लिया क्या? ये बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया आपका? बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर आप पढ़ने वाले हो एक शब्द जिसको याद रखना, दैट इज टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज में T फॉर थर्मस, A फॉर एक्वाटिकस। ये जो है ना, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड में रहता है, जिसको आदत है 100 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करने की। ठीक है, तो वाटर के अंदर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जिसपे वाटर बॉईल होना चालू होता है, फिर भी वाटर का टेम्परेचर इतना हो सकता है। ओके, सो नाउ दिस इज अ डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट एरिया। सो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर आपको प्लांट्स भी दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन अ टेम्परेट कंट्री जस्ट लाइक यू कैन से कैनेडा एंड जर्मनी। व्हाई? बिकॉज अराउंड 8 मंथ के आसपास जो है उनका एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से या फिर कम ही रहता है। ओके, सो कनाडा में और अदर कंट्रीज में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग बात कर ले, यस देयर इज अ नो स्नो लिपर्ड इन द केरला फॉरेस्ट, बिकॉज केरला में स्नो नहीं रहता। जो स्नो लिपर्ड है उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है स्नो के हिसाब से। सो दैट इज अबाउट यू कैन से। द थर्ड वन इज अ ट्यूना फिश आर रेयर बियॉन्ड यू कैन से ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन यू कैन से ओशंस। तो ये जो ट्यूना फिश है ना, इसने क्या कर लिया है, बेसिकली अपने आप को जो है ना ओशंस के सेंटर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो आपको वो जो है बेसिकली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में
ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पर प्लांट्स और ये सब ज्यादा हो गया, फिर ओशंस में ओशनिक प्लांट्स ज्यादा हो गए, वहां पर ये आपको नहीं मिलेंगे। ये फिश वहां पर मिलते हैं ना जहाँ पर ओशनिक प्लांट्स ज्यादा नहीं होते, मतलब प्लांट के ये ओशन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे ना वो ज्यादा नहीं होते। सो ये सब जो है ना, ये क्राइटेरिया क्या बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ने खुद को अडेप्ट कर लिया है अपने एरिया के हिसाब से। मैंगोज इंडिया में मिलता है, इसके लिए उसका नाम पड़ा है मैंगीफेरा इंडिका। अलग अलग फिर बाद में क्या होता है, अलग अलग कंट्री में सप्लाई होता है, वो बात अलग है। यस, ये वर्ड आपको बार बार आने वाला है। द फर्स्ट वन इज अ यूरीथर्मल एंड सेकेंड वन इज अ स्टीनोथर्मल। सो यूरीथर्मल का मतलब होता है ऐसे लोग जो हाई टेम्परेचर को, मतलब बोल सकते हो कि एक लोवेस्ट से लेके हाई टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। हम लोग खुद क्या है, यूरीथर्मल है, जिसको हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक शब्द पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड होमियोथर्म। ओके, होमियोथर्म का मतलब वो लोग होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। अगेन वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हमको हर एक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। तो हम लोग नॉर्वे जैसी ठंडी जगह पे जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर भी जिंदा रहेंगे। अगर अफ्रीका में चले जाए, वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर भी जिंदा रहेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, दैट इज अ यूरीथर्मल, दैट इज टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ स्टीनोथर्मल भी होता है। स्टीनोथर्मल का मतलब they have adapted themselves according to a specific environment only। अभी बीच में 2.5-3 साल पहले क्या किया था, पेंगुइन लेके आए थे, दैट इज शिवसेना गवर्नमेंट पेंगुइन लेके आई थी, बट कुछ रीजन की वजह से वो अडैप्ट नहीं कर पाई और बहुत सारे पेंगुइन्स की डेथ हो गई। व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज अ स्टीनोथर्मल। एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉम्बे इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। पेंगुइन को आदत है -5 से लेके -10 डिग्री सेल्सियस में रहने की। सो पेंगुइन, मुंबई इज नॉट गुड फॉर द पेंगुइन, उसकी वजह से उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ स्टीनोथर्मल। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल? बताओ जरा, कुछ इमेजेस दिए गए हैं। करेक्ट, डॉग और कैट। व्हाट अबाउट द टाइगर? दे आर आल्सो यूरीथर्मल ओनली। ठीक है, ये वाला जो है ये स्टीनोथर्मल है। आल्सो दिस वन, ये जो दिख रहे हैं ना, ये लोग भी स्टीनोथर्मल है। ये अपने अकॉर्डिंग ही अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्या होते हैं, वहां पर रहते हैं। हाँ, स्नेक हर जगह पे नहीं मिलता, अलग अलग स्पीशीज के स्नेक अलग अलग जगह पे मिलते हैं। ठीक है, हर स्नेक का बात अलग है। यस, मॉस्किटो यूरीथर्मल।